बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। नाज़रीन इकराम, आज के प्रोग्राम में जो अहम मौज़ूआत हैं जिसमें दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जारी सारी जंग, ख़ास तौर पे DGI की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके अलावा कुछ आइनी और अदालती मसाइल जो कि इस मुल्क में हम देख रहे हैं, जहाँ पे सियासी जमातों के कुछ मामलात ऐसे हैं कि जिसकी वजह से सियासी अदम इस्तेहकाम का हम शिकार हैं। वहाँ पर हम कुछ आइनी मामलात के अंदर भी हम देख रहे हैं जिनकी वजह से ये वजह एनात बनाकर सियासी अदम इस्तेहकाम नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद हम डिजिटल दहशतगर्दी, जिस तरह आज के DGI ने इस हवाले से बयान दिया, बनू वाक़े को भी हम देखें तो उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और जो गलत बयानी की गई और जिस तरह पाक फ़ौज को मिलाइन करने के लिए ये कहा गया कि जी स्ट्रेट फायर मारे गए और बच्चों और मासूम जानों को, और कुछ ऐसी तस्वीर जो कि दूसरे ममालिक की थी और माजी के वाक़यात थे उनको मिक्स किया गया, तो इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन साथ साथ अदालती मामलात जो हैं जिनके हवाले से इलेक्शन कमीशन की रिजर्व सीट के हवाले से इस बात को तस्लीम करना सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, लेकिन उसके अंदर जो कानूनी हिचेज हैं उनको भी डिस्कस किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो रिजर्व सीट्स के हवाले से आया, फिर एडहॉक जजिस की तैनाती को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, फिर साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 3 हलकों के हवाले से इस्लामाबाद के जो केस पेंडिंग है और जिसके ऊपर तारिक महमूद जहांगीरी साहब ट्रिब्यूनल को हेड कर रहे हैं और उसके ऊपर उनके फैसले के मुंतज़िर हैं, क्योंकि उसके ऊपर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने स्टे भी दिया हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें मौज़ूआत जो हैं आज के प्रोग्राम में डिस्कस की जाएंगी। मैं लूँगा वक्फा, उसके बाद मेहमान शुरा का तारुफ कराऊँगा। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है शोएब शाहीन साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, एक सीनियर कानूनदान भी है। अस्सलाम वालेकुम शोएब साहब। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। शोएब साहब, इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान में अमली सियासत के अंदर अदलिया का एक किरदार है और जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी मुतमईन नज़र आ रही है, ख़ासतौर पर रिजर्व सीट्स के हवाले से बात की जा रही है। उसके बाद हमने एडहॉक जजिस के हवाले से देखा कि जो एक सिलसिला शुरू हुआ, 2 के नाम की मंजूरी भी हो गई है। और इलेक्शन कमीशन, मैं मुतवातिर सवाल इसलिए आपसे करूंगा ताकि आप इकट्ठे इसका जवाब हमें दें कि इलेक्शन कमीशन ने मान तो लिया कि हम फैसला तस्लीम करते हैं, लेकिन मगर कि आईनी रुकावटें जो हैं, कुछ बीच में रुकावटें जो हैं उनको दूर किया जाएगा। क्या लग रहा है कि आपकी ये जो रिजर्व सीट्स हैं उस तरह मनोवन आपको मिल जाएंगी जो कि आप लोगों का क्लेम है? 70 सीटें, 77 सीटें? देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोगों ने नहीं मानना और हमारे एस्टेब्लिशमेंट ने इस तरह की हरकतें करनी है और इलेक्शन कमीशन जो कि जराइम की आमाजगाह है उन्होंने भी ले तो लाल से काम लेना है, तो फिर मुझे बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की बजाय फिर किसका फैसला ये मानेंगे? फिर इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ, आइन की हुक्मरानी, कानून की बालादस्ती, तो ये फिर प्रिंसिपल और इंसाफ का निज़ाम, ये फिर सारी चीजें किधर गई हैं? लेकिन शोएब साहब, इसमें सवाल ये आता है कि आप तो उसमें वो जिसे कह सकते हैं ना, पटिशनर ही नहीं थे, तहरीक इंसाफ का जिक्र ही नहीं था। वो बात ये थी कि सवाल चना जवाब गंदुम आया, इस पे इतराज किया जा रहा है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है भाई। हमें इंडिपेंडेंट किसने डिक्लेयर किया था? किसने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को मिस इंटरप्रेट किया? हम तो पार्टी बन गए थे, दरखास्त हमने दे दी थी, मगर सवाल यह है कि हक किसका था जो मारा गया? आर्टिकल 187 सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करता है कि रास्ते में जो भी इंसाफ के रास्ते में रुकावटें होंगी उनको दूर करके जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। ये बात करना ही गलत है। मुझे ये बताएं कि हक किसका था? इन चोरों और डाकुओं का जो अपना हिस्सा लेके मुतनासिब नुमाइंदगी के कानून के तहत अपना हिस्सा लेके जा चुके थे। क्या ये कोई खैरात है सीटें या कोई गिफ्ट है कि जो इलेक्शन कमीशन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में बांट रहा था? दूसरी बात यह है कि हमसे बल्ले का निशान छीना क्यों, और उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को किसने मिस इंटरप्रेट किया? ये तो सुप्रीम कोर्ट अब आज खुद डिक्लेयर कर चुका है कि रास्ते की रुकावट जो थी और जो मिस इंटरप्रेशन की है वो इलेक्शन कमीशन ने की है, वो जानबूझ के की है। हम लोग तो PTI के थे और हैं। किसने कहा है और वोट किसके नाम पे मिला है? इमरान खान और PTI के नाम पे मिला है। इसके बावजूद कि हमें हमारा निशान नहीं दिया गया, बैंगन दिया, किसको फाख्ता दिया, किसी को आलू दिया, किसी को पता नहीं क्या क्या दिया, उसके बावजूद हम सब जीत गए। 180 से ज्यादा सीटें हम जीते हैं। तो क्या इन लोगों को नजर नहीं आ रहा? क्या सुप्रीम कोर्ट इंसाफ के रास्ते में रुकावट बन जाए? क्या वो आंखें बंद कर ले? क्या जिसको हक जिसका होना चाहिए उसको रास्ते में अगर रुकावटें पैदा की इलेक्शन कमीशन ने, उनको क्या कहे? और जो आज जिस अंदाज से DGI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या मरियम नवाज कर रही है या जिस अंदाज से शहबाज शरीफ ने बातें की हैं,
तो मैं नहीं समझता कि ये कोई कानून और आइन के मुताबिक है या इंसाफ के तकाजों के मुताबिक है। पार्टी को बैन जो करने की भी हमारे तो बात की जा रही है, हुकम साहब को आप लोगों गिरफ्तार के कर वो लिया। जी बात वो बैन तक पहुंच चुकी है, क्योंकि जो बयानिया सोशल मीडिया पे आपकी जानिब से आ रहा है उसको तो मुल्क को अदम इस्तेहकाम के हवाले से दिखा जा रहा है। देखें, मुल्क को इस्तेहकाम आएगा इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के साथ, इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी के साथ, इस मुल्क में चंद लोगों के हवाले मुल्क करने से नहीं आएगा। ड्राइंग रूम में बैठ के सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को बैन करने की बातें करने से नहीं आएगा। इस मुल्क में 25 करोड़ अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत देने के बाद आएगा। ये नहीं होगा। आप बेरोजगारी खत्म करने से आएगा, जहालत खत्म करने से आएगा, वो जो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा दुबई लीक्स में सामने आ चुका है वो वापस आने से आएगा। सिरे महल और एवनफील्ड अपार्टमेंट बेच के यहाँ पैसा आने से आएगा। 190 मिलियन पाउंड को भी वापस आना चाहिए फिर तो। कैफर किरदार तक पहुंचाने से आएगा। मुल्क में इस्तेहकाम इस तरह नहीं आता जिस तरीके से ये पैदा करना चाहते हैं। डर, खौफ, टेरर पैदा करके लोगों को, नौजवानों को उठा करके चारदीवारी की पामाली करके लोगों को अगवा करके इस तरीके से मुल्क में ना अमन आता है, ना कानून का नफाज होता है, ना इंसाफ का बोलबाला होता है, और ना इन्वेस्टमेंट आती है, ना ही उसके ऊपर स्टेबिलिटी आती है। लेकिन शाहीन साहब, बात ये आती है, मैं माजरत चाहूंगा कि जब हम पाकिस्तान के अंदर दुश्मन का नैरेटिव उस तरह परवान चढ़ते हुए देखते हैं किसी सियासी जमात की जानिब से, जो कि अज़ली ख्वाहिश थी उनकी कि फौज के और अवाम के दरमियान दरारें डाली जाएं, तो उसके ऊपर इकदाम तो फिर होंगे, सख्ती तो होगी। देखें, दुश्मन के एजेंडे की तकमील कौन कर रहा है? बन्नू में क्या हुआ, देखें ना, बन्नू के वाक़े को भी देखें। या PTM 1 या हमारी फौज खुद मुझे बता दें, आप अपने लोगों के ऊपर गोलियां मारेंगे, अपने लोगों को उठाएंगे, तो आपके लोगों के तशद्दुद करेंगे, वीडियोस नजर आ रही हैं, असला लेके लोग आपके फिर रहे हैं, की पामारी करेंगे। सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह को आर्बिट्रेरी डिटेंशन के जरिए जेलों में डालेंगे, और यूनाइटेड नेशंस उसमें आपका वर्किंग ग्रुप आपको कहता है कि आप ये गलत कर रहे हो, पूरी दुनिया में आप तमाशा बनाएंगे। तो ये तो तकमील तो आप दुश्मन की मुसल्लह दहशतगर्द उस अमन रैली के अंदर कहां से आ गए थे? आपने देखा वो असला लेके जो फिर रहे थे, जो फायरिंग कर रहे थे? देखें, पहली बात तो ये है कि अमन रैली के लोगों के ऊपर, निहत्ते लोगों के ऊपर गोलियां बरसाना असला बरदार लोग थे जी। शोएब साइन साहब, पूरी दुनिया देख चुकी है। मैं गुजारिश करूं, अगर कोई गलत बंदा, देखें आप 1 लाख 2 लाख बंदा आया है, शरपसंद अगर कोई घुस गए हैं तो कानून के मुताबिक उनको डिस्पर्स करने का कोई तरीका कार है। किसी ने गोलियां तो नहीं चलाई, गोलियों का जवाब आप गोलियों से दो। ये थोड़ा है कि बेगुनाहों को मार दें। दूसरी बात यह है, मुल्क में आप मुल्क की स्टेबिलिटी कायम करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम करें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठे बैठें। आज मुझे बताएं कि 2 हफ्ते पहले हमें कहा गया जी APC हो रही है, हमने कहा जी खुशी से हम आएंगे ताकि हम बैठ के मसाइल का हल करें। क्या किया है उसके बाद? किसने अता तारण को कहा कि जाएं प्रेस कॉन्फ्रेंस है? कैबिनेट मीटिंग तो अभी हुई नहीं है। किसके कहने पे ये सारे जो सहाफी या जो हमारे सियासतदान जो एस्टेब्लिशमेंट के करीबी साथी समझे जाते हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को हमने अमल दरामद नहीं होने देना। वो एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि नहीं जी हमने PTI को बाहर नहीं आने देना। जी वो एस्टेब्लिशमेंट चाहती है हमने इमरान खान को बाहर नहीं आने देना। अगर आप ये, और उनको किसने अख्तियार दिया है ऐसी बातें करने का? देखें, अगर आप इंसाफ के रास्ते में रुकावटें पैदा करें। खान साहब ने तो खुद अपने हुकूमत के अंदर लोगों के बारे में कहा था ये जेल चला जाएगा, इसके ऊपर मैं सख्ती करूंगा, AC उतरवा लूंगा। हर हुकूमत अपनी बारी यही करती है, तो आप अपनी बारी का इंतजार। पहली बात तो ये है कि आज हमारे पास AC है, और दूसरी बात, क्या उनका AC उतरा था? जिस तरह 5 स्टार होटल्स में वो रहते थे, आज भी वहां वो मौजूद है सुईट? क्या इमरान खान को फैसिलिटीज आज मौजूद हैं बीइंग साबिक प्राइम मिनिस्टर? तो बात ये नहीं है, बात ये है कि कानून की हुक्मरानी अगर चाहते हैं तो कानून की हुक्मरानी सबके लिए इक्वल एतबार होनी चाहिए। मुझे हाईकोर्ट के हवाले से बताएं, जो 3 हलकों के हवाले से बात हो रही है, आप भी उसमें पटिशनर हैं, और आप समझते हैं कि जो 3 हलकों के हवाले से स्टे मिल गया है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया है, तो आप समझते हैं कि इसके ऊपर फर्दर आप लोग कहीं सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? नहीं, वो डे टू डे हियरिंग हो रही है, आज भी बहस हुई है, कल भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल फैसला हो जाएगा, कल नहीं होगा तो परसों तक हो जाएगा। तो हम ये समझते हैं कि या तो स्टे वेकेट कर देंगे या फैसला जल्दी आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं ब्रेक लूंगा, और हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हारून रशीद साहब, क्योंकि एक सीनियर मोस्ट लॉयर भी हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल से आपका ताल्लुक है। आईनी मामलात बड़े पेचीदा मामलात हैं, और एक जमात का मौक़िफ़ जो है वो एक यकतरफा मौक़िफ़ है। जो असल हकाइक है अगर उनकी बात की जाती है तो उसके अंदर जो हिचेस और लूप होल्स हैं
جن کو کچھ فیصلوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ کہیں نہ کہیں کچھ فیور مل جاتا ہے, کچھ سیاسی دباؤ بھی نظر آتا ہے, یہ باتیں بازگشت کر رہی ہیں, اس پہ ہم بات کریں گے. ہم لیتے ہیں وقفہ, اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام نیوز ون ٹونائٹ وتھ می سید عاصم رضا, اور بات ہو رہی ہے کچھ آئینی معاملات کے حوالے سے. شعیب شاہین صاحب نے جو گفتگو کی تھی اس کے حوالے سے بھی ہم ذکر کر رہے ہیں کہ وہ ایک معاملہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس میں کچھ آئینی ہچز موجود ہوتی ہیں, کچھ آئینی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہمیں ایک طرف کا ورژن نہیں سننا چاہیے, ہمیں دونوں طرف کا قانونی معاملات کے دونوں نقطوں کو دیکھنا لازمی ہوتا ہے. ہارون صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, پاکستان بار کے ممبر بھی ہیں, پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین بھی رہے ہیں پاکستان بار کے. ہارون صاحب, شعیب شاہین صاحب کا موقف یا پاکستان تحریک انصاف کا موقف بالکل الٹ نظر آتا ہے ہمیں اس وقت. جو ریزرو سیٹس کے جو فیصلہ آیا, اس کے بعد ایڈ ہاک ججز کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے, پھر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر 3 حلقوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, اس کے فیصلے کے حوالے سے یا اس کے اوپر جو سٹے مل گیا عامر فاروق صاحب چیف جسٹس نے جو دیا, کیسے دیکھتے ہیں آپ ان معاملات کو؟ کیا کچھ آئینی معاملات جو ہیں وہ میل ڈاؤن ہونے کی طرف جا رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ موجود, ہم اس پہ بھی ان سے بھی گفتگو کریں گے. پریس کانفرنس جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی اس حوالے سے ان سے گفتگو کی جائے گی. ہارون صاحب, پہلے آپ کا میں ٹیک لینا چاہوں گا. بڑی مہربانی عاصم رضا صاحب. جس طرح آپ نے فرمایا کہ کانسٹیٹیوشنل جو اختیارات ہیں سپریم کورٹ کے پاس یا الیکشن کمیشن کے پاس, جی, سپریم کورٹ نے جو ججمنٹ پاس کی وہ تو ساری دنیا نے دیکھی کہ 1 مہینہ کے لگ بھگ سپریم کورٹ کے فل بینچ نے اس کیس کو سنا, اور اس میں یہ چیز آئی نہیں کہ پی ٹی آئی کو یہ سیٹیں ملیں گی, نہ یہ چیزیں آرگو ہوئیں. پی ٹی آئی نے پہلے جب اسمبلی میں آئے تو انہوں نے اوتھ لینے کے بعد 3 دن کے اندر اندر ایک پارٹی جوائن کرنی تھی, اور انہوں نے ایک سیاسی پارٹی کو جوائن کیا اور اپنے ایفیڈیوٹ دیے. جب ایفیڈیوٹ دے چکے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس پارٹی کے ممبرز ہیں, اس لیے کہ پہلے یہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑے تھے اور انہوں نے ایک پارٹی کو جوائن کر لیا. جب پارٹی کو جوائن کر لیا, ایفیڈیوٹ دے دیا, تو یہ اب اس پارٹی کے ممبر ہیں. اب یہ کسی دوسری پارٹی میں یا پی ٹی آئی میں یہ جا ہی نہیں سکتے, اور اگر جائیں گے تو یہ فلور کراسنگ ہوگی. اور اگر سپریم کورٹ کا آرڈر دیکھا جائے تو اس میں بھی پیچیدگی اب یہی آئے گی کہ کتنے لوگوں نے ایفیڈیوٹ وہاں پہ دیا تھا اور کتنے لوگوں نے نہیں دیا تھا, وہ انڈیپینڈنٹ ہے. تو اس حساب سے پھر سیٹس جو ہیں وہ کنسیڈر کی جائیں گی کہ پی ٹی آئی کو اگر سپریم کورٹ کے آرڈر پہ سیٹس دیے جائیں تو کتنی دی جائیں. وہی سپریم کورٹ کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے جو کہا ہے کہ جو آئینی رکاوٹیں ان کو دور کیا جائے گا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کون اس سے منسلک ہو سکتا ہے اور کون نہیں ہو سکتا, یہ بھی دیکھا جائے گا. ڈیفینیٹلی اب یہی ہے کہ اب الیکشن کمیشن نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر وہ لوگ دوبارہ ادھر انڈرٹیکنگ یا ایفیڈیوٹ دیتے ہیں تو وہ فلور کراسنگ کے ذمے میں آتا ہے یا نہیں آتا, یا سپریم کورٹ کا آرڈر جو ہے اس کو کنسیڈر کیا جائے گا, یا آئین کے مطابق جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کیا جائے گا. اور اسی طرح پھر آپ نے کہا کہ ججز ایڈیشنل ایڈ ہاک ججز کی جو ایلیویشن ہوئی ہے, تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آئین میں یہ ریکوائرمنٹ ضرور لکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ کو ججز کی ریکوائرمنٹ ہو تو وہ آپ ریٹائرڈ ججز میں سے لے سکتے ہیں, اور پہلے بھی لیتے رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے جب قاضی فائزہ صاحب نے حلف لیا تھا تو اس وقت ہمارے پاس سپریم کورٹ میں پینڈنگ جو کیسز تھے وہ تقریباً 50,000 کے لگ بھگ تھے. اب پینڈنگ کیسز کی تعداد ہے 63,000. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر سپریم کورٹ کے یہ حالات ہیں کہ وہاں پہ پبلک لیٹیگیشن جو ہے وہ نہیں ہو رہی, 2 سال فریش اپیلز نہیں لگتی, لوگ جیل میں ہیں, ان کے کیسز نہیں سنے جاتے, پری ارسٹ بیل اگر دائر کر دیں تو وہ 2 مہینے نہیں لگتی, اس دوران ملزم گرفتار ہو جاتے ہیں. پری ارسٹ بیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ فائل کرتے ہیں اپلیکیشن تو کل لگنی چاہیے. اور اسی طرح ارجنٹ میٹر جو ہیں, سٹے آرڈر جو ہیں وہ سول میٹرز میں وہ بھی دوسرے یا تیسرے دن لگنے چاہیے, اور خاص بینچز ہونے چاہیے جو صرف ارجنٹ میٹرز کو سنیں. اور نہ ہی بیلیں سنی جاتی ہیں, پری ارسٹ بیلیں نہیں سنی جاتی, اور سٹے آرڈر جو سول لیٹیگیشن میں ہے وہ بھی نہیں سنے جاتے. اور نیچے 63,000 کیسز پینڈنگ ہیں. جی, اور پھر نیچے جو لیٹیگیشنز ہے وہ اس میں جو ڈیسیژن ہوتا ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے. جب ایگزیکیوشن ہو گئی سول میٹرز میں, پراپرٹی چلی گئی یا آ گئی, تو اگر بیل نہ ہوئی اور وہ
प्री अरेस्ट बेल ना हो और वो बंदा मुलजिम गिरफ्तार हो जाए तो फिर उसका राइट तो ना रहा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ये काम सारे देखने चाहिए। जजेस की तादाद मिनिमम 35 होनी चाहिए, और मैं तो गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद को बढ़ाया जाए और कम से कम 35 किया जाए, इसलिए कि आपके हाई कोर्ट कराची में जजेस की तादाद आधी है, और नहीं हाई कोर्ट में, और फिर लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 50% है, यानी कि अगर 60 होने चाहिए तो वहाँ पे तकरीबन 30 हैं। इसी तरह केपी पेशावर हाई कोर्ट में भी तादाद आधी है, और बलूचिस्तान की भी यही हालात हैं। इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए जो कि पब्लिक रिक्वायरमेंट्स है, और पब्लिक लिटिगेशन को कंसिडर करके फैसले किए जाएं। अब देखें ना, इस जो पीटीआई को जिस बेंच ने सीटें दी वो 1 महीना के लगभग हेयरिंग होती रही, तो इस दौरान जो पब्लिक लिटिगेशन है वो नहीं हुई, और इस वो सफर जो किया है वो पब्लिक। कितने सियासी केसेस होते हैं उसके बाद तो सब कुछ ही रुक जाता है और सिर्फ सियासत ही चल रही होती है। अगर सियासी केसेस जिससे ज्यादा अफरा तफरी मचे और ज्यादा हालात खराब हों, तो अगर ऐसे फैसले हों तो फिर मेरा ख्याल में मुल्क में इंतशार ही होगा, और वो इंतशार जारी है। जी बिल्कुल, इंतशार और अदम इस्तेहकाम की बात की जा रही है। दूसरी तरफ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की बात है, और ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में जो इस वक्त एक दहशतगर्दी के तनाजुर में एक ऑपरेशन नागुज़ीर है। DGISPR की एक बड़ी तवील अरसे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और बड़ी मरबूत और जामे प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक सियासी जमात सियासी अदम इस्तेहकाम के हवाले से अगर हम बात करते हैं उनका बयानिया, और उसके बाद उसके साथ ही हमने देखा कुछ वाक़यात इस्लामाबाद में, जिस तरह उनकी जमात के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मीडिया सेल के ऊपर, उनके सेंट्रल सेक्रेटरीट के ऊपर अरेस्ट करने के लिए रऊफ हसन साहब को, उनके जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं उनको अरेस्ट करने के लिए छापा मारा गया, उनको पकड़ा गया और उसके साथ बहुत सारा डाटा ले गए। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम ये देख रहे हैं कि कोई जमात जो है वो किसी हद तक जब उसके खिलाफ हवाएं चलती हैं, हवाओं का रुख बदलता है, तो वो मुल्क दुश्मनी से भी पीछे नहीं हटती। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फारूक हमीद साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ब्रिगेडियर साहब खुशामदीद कहते हैं आपको। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ब्रिगेड साहब, एक बड़े अरसे के बाद DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी। बन्नू वाकया बड़ा अफसोसनाक वाकया, और उसमें हमने बल्कि देखा कि मुसल्लह दहशतगर्द बीच में शामिल थे। ये सियासी हुकूमतों का काम होता है कि अगर कोई अमन मार्च है या कोई रैली है, उसके प्रोटोकॉल के हिसाब से उसके अंदर उसकी स्क्रूटनी भी की जाती है, और उसके अंदर ऐसे वाकयात को कंट्रोल भी किया जाता है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप कैसे देखते हैं, और उसके बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से जो बयानिया बार बार आ रहा है और ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम के खिलाफ जो मुखालफतें हो रही हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया। वैसे आप भी वही गलती कर रहे हैं जो हम भी काफी अरसे से करते रहे। तो अच्छा हुआ कि आज DGISPR ने ये को आवाम को वंस एंड फॉर ऑल बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अज़्म इस्तेहकाम से पहले ऑपरेशन का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल नहीं करना। बड़ा क्लियरली कह दिया, दिस इज नॉट अ मिलिट्री ऑपरेशन। जिस तरह ऑपरेशन राह रास्त हुआ, राह निजात हुआ, ऑपरेशन दरमियान हुआ, ज़रदुल फसाद, अज़्म इस्तेहकाम जो है, और ये इसने गवर्नमेंट की मेरा ख्याल गलती कि वो सही तरीके से इसको बता नहीं सके पाकिस्तान के अवाम को, जिससे ये अबहाम और ये डाउट्स और स्पेकुलेशन क्रिएट हुई, और इससे काफ़ी मामला कॉम्प्लिकेट भी हुए कि जनाब ये तो एक कैंपेन है, इसको आप कैंपेन के अज़्म इस्तेहकाम जो एक होलसम कैंपेन है, नेशनल एक्शन प्लान जो रिवाइज है उसका ये फॉलोअप है। जब फैसला हुआ था नेशनल डिफेंस कमेटी में कि जनाब अब हमने, और ये इसी तरह हुआ था जिस तरह सानिया IPS के बाद जब पॉलिटिकल पार्टी बैठी थी, तो एक नेशनल एक्शन प्लान इवॉल्व हुआ था कि जनाब काउंटर इंसर्जेंसी, जाहिर बात है वो काम होगा जिसको ऑपरेशन होंगे वो सिक्योरिटी एजेंसीज करेंगी, जहाँ फौज की जरूरत है फौज आएगी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज। लेकिन ओवरऑल मुल्क के अंदर फ्रॉम द सोशल पॉइंट ऑफ व्यू कि वहाँ पे जो फैब्रिक में गड़बड़ हो गई है कि मदरसा जो है ये अपना सारे रजिस्टर किए जाएंगे, उसके बाद ये जो नेक्सस है बिटवीन दी criminals and the दहशतगर्द, उसको तोड़ा जाएगा, स्मगलिंग ऑपरेशन हो गए, एक्सट्रीमिज्म हो गई, यानी कि एट द नेशनल लेवल जो कि हर काम फौज का नहीं है। और स्पीडी ट्रायल, दहशतगर्दों के स्पीडी ट्रायल की भी बात हुई थी उसमें। राइट, वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के रिफॉर्म में, और ये एंटी टेररिस्ट कोर्ट तो है स्पीडी ट्रायल कोर्ट, लेकिन ये बात तो सही है कि हमने तो बड़ा रेयरली सुनते हैं कि जनाब कोई दहशतगर्द है जो कि या बलूचिस्तान में या KP में, जहाँ पे ये वहाँ पे 9 है और KP में मेरे ख्याल 13 जो आज वो बता रहे थे 86 कि वहाँ पे उनकी कन्विक्शन हुई है, वेरी रेयर। और 86
बाकी मामला सारे चल रहे हैं, चाहे आप उनको जो भी कहें। ये आजकल जो 9 मई के केसेस चल रहे हैं या और केसेस, तो 86 तो इस तरह वो रेलेवेंस तो रही नहीं कि दे वर प्योरली मेड फॉर देखें ना एंटी टेररिज्म कोर्ट से दहशतगर्दों को ट्राई करने के लिए। तो उसमें मैं समझ देखें ये सारी रियासत की नाकामी है, और जब हम रियासत की नाकामी कहते हैं तो ये जो उस वक्त की जो भी हुकूमत है उनकी जिम्मेदारी होती है। अब ये तमाम ATCs हो गए, ये मदरसा हो गए, स्मगलिंग को कंट्रोल करना, ये तमाम चीजें, ये किसकी जिम्मेदारी? भाई दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और उसके बाद एक इदारा हमने बनाया नेक्टा, उसका सेक्रेटेरिएट है, उसका एक हेड भी है, जिनका काम है ये काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, ये तमाम चीजों को कोऑर्डिनेट करना, तमाम चीजों को मॉनिटर करना। लेकिन एक वक्त ऐसा आया था, कई मैं कहता हूँ कई साल गुजर गए, नेक्टा का नाम ही नहीं, हम नाम ही भूल गए थे। फिर अब थोड़ा सा रिवाइव हुआ है नेक्टा और मामला चल रहा। तो कहने का मतलब ये है कि इन अ वे उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। सिविल गवर्नमेंट्स का फेलियर, आप कहते हैं कि सिविल गवर्नमेंट्स का फेलियर है कि नेशनल एक्शन प्लान था उसके ऊपर उनके हाथ पे जो जिम्मेदारियां थी वो निभाई नहीं गई। मैं इसमें पूछता हूँ लीगल हिचेस भी ढूंढ ली जाती हैं, मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला जाया जाता है। देखिए 2-3 दफा ये मैंने अच्छी तरह मुझे याद है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी नेशनल एक्शन प्लान का जिक्र होता था कि जनाब इस पे अमल दरामद होने चाहिए। अगर हुकूमत की पॉलिटिकल विल ही नहीं है और उनमें वो जज्बा और जोश नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है कि जनाब हमने इसको आगे पाए तकमील तक पहुंचाना है। देखे ना 32,000 मदरसा DGI इस पर कह रहे हैं, अभी तक हो गया तकरीबन 10 साल, 16,000 मदरसा जो है सर रिकॉर्ड हुए, रजिस्टर्ड हुए। भाई बाकी किसका काम है? फौज का काम है, आपका काम है, मेरा काम? नो, इट इज द जॉब ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर या उनके मातहत जो इदारे हैं या उनके मातहत जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं या इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उनका काम है। तो मैं समझता हूँ कि ये देयर इज अ लॉट नीड्स टू बी डन। फिर डिजिटल दहशतगर्दी की बात होगी। देखिए ये बात सही है, एक जमाने में आज से चंद साल पहले DGI की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, 5th जनरेशन वॉर, रियासत पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मुसल्लह फौज को टारगेट किया जाता था, कि कहा जाता था कि ये क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, अगर आपने पाकिस्तान को कमजोर करना है तो आपने पाकिस्तान की मुसल्लह फौज को टारगेट करना है, उनको कमजोर करना है, फौज को। ठीक है ना जी। उसमें कुछ लोग थे जो अंदर सहूलतकार का रोल कर रहे थे विद इन पाकिस्तान। लेकिन एक चेंज अब आया और दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि अब एक आपकी सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी है, मैं नाम लेता हूँ PTI, क्योंकि दे हैव द biggest and the most effective social media cell and they have पता नहीं कितनी बड़ी तादाद है IT क्वालिफाइड लोग हैं जो उनके सोशल मीडिया सेल चलाते हैं। फिर बाहर पाकिस्तानी है जो उसका शाखसाना तो आज खुल गया ना जब उन पे छापा पड़ा। हाँ, शाखसाना खुल गया। तो कहने का मतलब ये कि अब ये पहली मर्तबा हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ब्लेम किया जा रहा है, उस पर इल्जाम ना बड़े संगीन इल्जाम कि जनाब ये डिजिटल दहशतगर्दी को वो स्पीरहेड कर रहे हैं, इसमें वो इन्वॉल्व है। तो एक ये बड़ा चेंज आया। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे बन्नू के हवाले से, मैं तो आई एम वेरी क्लियर, हमने वीडियो में 3 दिन पहले देख लिया था कि आम लोग थे। मुझे आप बताएं, KP गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, उनके पास CTD के लोग हैं, उनके पास अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। अब KP पुलिस इज द वेरी प्रोफेशनल पुलिस, ये तो हमने कितने सालों से हम कह रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन वो अमन मार्च में वेयर वाज द KP के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग किधर थे? और ये बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। उनका काम था इंश्योर करना कि दे डोंट गो टुवर्ड्स द बन्नू कैंटोनमेंट जो अमन मार्च वाले लोग थे और पीपल वर आर्म्ड। तो फिर जारी बात है जो होना था फिर वो तो हुआ, और वो उसमें बिल्कुल PTM के लोग थे, आई डोंट रूल आउट कि TTP के लोग थे, और जारी बात है फिर उन्होंने ये अपना मसला खड़ा किया वहां पे। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेड साहब, आप हमारे साथ रहे, अपनी अपनी कीमती आरा का हम तक पहुंचाने के लिए टाइम निकाला। हमारे साथ बैरिस्टर कमर सब्जवारी साहब भी इस वक्त मौजूद हैं, ये भी सीनियर कानूनदान है, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। हारून साहब और कमर साहब से मैं बात करूंगा। जब भी कमर साहब हमारे मुल्क में कोई कानूनी कोई ऑपरेशन, कोई मिलिट्री कोर्ट्स और कहीं पे कोई सियासी एंगल आता है, कुछ अदलिया में सियासत के ऊपर इल्जामात लगने शुरू हो जाते हैं, कुछ ऐसे फैसले अचानक से आना शुरू हो जाते हैं। इस वक्त भी अदलिया का जो काम है आप वो छोड़ के इस वक्त सियासी मामलात के ऊपर उसकी तवज्जो ज़्यादा नज़र आती है, क्यों है ऐसा? और हम हमेशा देखते हैं कि कोई ना कोई कानूनी हिच नज़र आना शुरू हो जाती है। मैंने हारून साहब से भी ये सवाल किया था, आपसे भी पूछूंगा कि क्या अदलिया की ये जिम्मेदारी है, क्योंकि जो पेंडेंसी है लोगों के जो वसाइल और साइल इस वक्त वहाँ पर सालों से नस्लें उनकी भुगत रही होती हैं और वो केसेस के मुंतज़िर होते हैं फैसलों के, वो नहीं हो रहा होता।
नामदु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मा बाद। सर, अदलिया रियासत के जो 3 इस्टेब्लिश्ड सतून है उनमें से एक अदलिया बड़ा अहम सतून है और डेफिनेटली आम बंदे को इंसाफ पहुंचाना और इंसाफ देना अदलिया की ज़िम्मेदारी है। और अदलिया पॉलिटिकल डिसीजंस भी लेती है और पॉलिटिकल डिसीजंस के बारे में कहते हैं कि पॉलिटिकल केसेस होना चाहिए और पॉलिटिकली डिसाइडेड, और क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनकी डिटर्मिनेशन या आखिरी आर्बिटर या आखिरी जो अदालत है वो अदलिया ही और सुप्रीम कोर्ट ही है, और वहीं वो एम्पायर फैसला करता है, वो एम्पायर्स फैसला करते हैं बाकायदा। तो जी, लोग क्योंकि भुगत रहे होते हैं और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे केसेस की पेंडेंसी है। मेरे सीनियर हारून साहब ने पहले जैसे पॉइंट आउट किया कि 60,000 से ज़्यादा केसेस हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जो वक्त का तकाजा करता है कि अदलिया उन पर अपना राय दे। वो गलत हो सकती है और सही हो सकती है, जिसको फिर हिस्ट्री जांचती है, लेकिन अदलिया सिर्फ अकेली नहीं है। अदलिया को हम वकील कंपोज करते हैं, अदलिया में जजेस साहिबान हैं, हम भी ऑफिसर्स, बेंच और बार का ताल्लुक, और ये बेंच बड़ा और बार अहम का ताल्लुक है, और अवाम भी एक सबसे इम्पोर्टेंट जो उसमें। लेकिन थोड़े से डिस्कनेक्ट हम देख रहे हैं। मैं आपकी बात को थोड़ा सा कतकलामी माफ करते हुए बात करूंगा, उसको थोड़ा सा डिस्कनेक्ट भी देख रहे हैं। कुछ इख्तलाफा हमने देखे कि पाकिस्तान बार काउंसिल की राय कुछ और है, सुप्रीम कोर्ट की बार जो है उसकी राय कुछ और नजर आ जाती है, तो सियासत हमें हर जगह नजर आ रही है। जी, डिविसिवनेस है, बड़ी अपेरेंट है जो आप कह रहे हैं, लेकिन शायद ये एक हुस्न है इस चीज़ का कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए। इवन जजेस में भी आपने देख लिया, जो रिसेंट जजमेंट आई वो 8 और 5 के फ़र्क से गालिबन आई जी। तो डिविसिवनेस है, बिल्कुल है वहाँ पर, लेकिन ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और महज़ब तरीके से एक दूसरे से इख्तिलाफ राय रखना, भाई ये हुस्न है। मेरा यही सवाल है। वो कहते हैं ना, एक शेर है कि हम ऐसी कुल किताबें काबिल ज़ब्ती समझते हैं कि जिसको पढ़ के बच्चे बाप को खपती समझते हैं। आजकल तो हालात इस सर्वश पे पहुंच चुके हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम और इंतशार की बातें आ गई हैं। मैं ब्रेक लूंगा, मैं हारून साहब से इसके ऊपर डिस्कस करूंगा। एक सीनियर कानूनी माहिर के साथ साथ एक सियासी जो रमूज हैं उनको जांचने वाला भी एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर इनका ताल्लुक है कानून से भी और साथ साथ सियासत को भी उन्होंने बड़ी गहराई से देखा है। उस पर हम बात करेंगे। हम लेते हैं वक्फा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। हारून साहब, हम कानून की हद और अदलिया का एहतराम, बेंच और बार की ताल्लुक की बात करते हैं। अब वो एहतराम, वो एक ताज़ीम और वो तमाम चीज़ें, वो अख्तलाफात की नज़र होते हुए हम देख रहे हैं कि बार काउंसिल का एक और नुक्ता नज़र है, मतमा नज़र है, सुप्रीम कोर्ट की बार का, फिर हाई कोर्ट की बार का, फिर इस्लामाबाद बार का, फिर लाहौर बार को। एक अजीब और गरीब हमें सियासत और पोलराइजेशन नज़र आ रही है। जजों के ऊपर भी यही इल्ज़ामात लग रहे हैं कि कभी किसी एक जमात के हक में फैसले होते हैं, कभी एक जमात। तो ये किस तरह इसको ख़त्म किया जाएगा और बेंच और बार का तकद्दुस जो है उसको बहाल किया जा सकता है? देखिए, जो वकीला हैं उनका तो अपनी अपनी ओपिनियन, कोई वकील क्या कहता है, कोई क्या कहता है, अब अपने अपने हिसाब से वो इंटरप्रेट करते हैं, आइन को भी और कानून को भी और हालात को भी। वो ये तो वकीलों में है कि वो पॉलिटिक्स के मुताबिक अपनी अपनी समझ के मुताबिक कानून को और आइन को देखते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। जहाँ तक आप आइन को देखें, और आइन की सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट। अब मैं ये बड़े अफसोस के साथ कहूँगा कि हमारी जुडिशरी में सियासत है। अगर पॉलिटिक्स ना हो तो ये बंदयाल साहब के दौर से और साकिब निसार साहब के दौर से शुरू हुई थी, जब उन्होंने एक पार्टी को एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर वो लाए और बैठाया। हुई थी, आपको याद होगा जो डिवाइड हुआ इन्होंने था। तो जो हमारे दौर में जो अब देख रही है कौम, वो साकिब निसार साहब और उस दौर में जिस पार्टी को जिस तरह बनाया गया, और वो सारे जो मुकदमात थे वो अभी उनमें वो सियासी पार्टी के लीडरान बरी हो चुके हैं। मैं ये कहता हूँ कि ये सारा नुकसान किसने किया और किसका किया? ये मुल्क और अवाम का नुकसान हुआ। एक पार्टी को आपने फारग किया, पहले भी एक प्राइम मिनिस्टर को आपने हैंग किया, दूसरी बेनज़ीर भुट्टो साहबा को शहीद किया, और तीसरे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर 2/3 मेजॉरिटी के साथ आपने गवर्नमेंट से उठा के उसे एक्सपेल कर दिया। तो ये सारा के सारा जो इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, इसमें पीछे जुडिशरी है। ये बात आपको देखनी चाहिए
کہ بھٹو صاحب کو جب پھانسی ہوئی وہ جو آرڈر ہوا تھا اس کو ابھی آگے سیٹ اسائڈ ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے جوڈیشری کا ہاتھ ہے، جمہوری اداروں کو ختم کرنے میں جوڈیشری کا سب سے بڑا ہاتھ رہا ہے۔ اور ثاقب نثار صاحب نے کیا، پھر بندیال صاحب کیا کرتے رہے، پھر اب 8 ججوں نے کیا کیا، تو یہ ساری کی ساری پالیٹکس ہو رہی ہے۔ اگر ملک میں آئین کو بحال کیا جائے یا جمہوری اداروں کو فوقیت دی جائے تو میرے خیال میں یہ سارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ اگر ایک جج بیٹھ کے بڑی سیٹ پہ اور وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنی پسندیدہ پارٹی کو فروغ دے گا تو باقی پارٹیوں کو جب رائٹ آپ نہیں دیں گے، ان کے رائٹ یا آپ کو انہیں نہیں سنیں گے تو باقی پارٹیاں جو ہیں وہ ان کی وجہ سے عوام میں تذبذب اور انتشار کا عنصر آتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ آج کی جو صورتحال ہے یہ مین انہی غلط فیصلوں کی وجہ سے ہے، جو غلط فیصلے ہم نے بھی دیکھے، وجہ کیا ہے اس میں؟ سیاست کس لحاظ سے ہے کہ پسندیدگی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اس میں پولرائزیشن کی تو آپ نے اشارہ کیا، لیکن کیا آپ کے اوپر دباؤ بھی ہوتا ہے کہ جس طرح ججز نے کہا کہ جی ہم پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے، فون آتے ہیں، تھریٹ کیا جاتا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو خط لکھا تھا سپریم کورٹ میں، دیکھیں وہ تو انڈر کنسیڈریشن ہے، وہ تو باتیں بات کی ہیں، لیکن سپریم کورٹ کے کسی جج نے نہیں کہا کہ مجھ پہ یہ دباؤ ہے اور یہ میں آرڈر کروں یا نہ کروں۔ سپریم کورٹ نے کے ججز میں اب صرف پالیٹکس ہوئی ہے اور پالیٹکس کے مطابق جو ڈیسیژن ہو رہے ہیں وہ آ رہے ہیں۔ اس سے میرا خیال میں کہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ جب آپ نے آئین کا حلف اور قرآن کا حلف لیا ہوا ہے کہ آپ ملک کی خاطر اور قوم کی خاطر کام کریں گے تو یہ جو فیصلے آ رہے ہیں اس میں تو انتشار ہی بڑا ہے۔ کوئی سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی ایسے فیصلے نہیں آئے جن کی وجہ سے ملک میں امن ہو اور یہ انتشار سے جان چھوٹے۔ اور یہ دہشت گردی جو اس وقت ہو رہی ہے، آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ دہشت گردی میں اب بنو میں جو واقعہ ہوا ہے اس میں کے پی گورنمنٹ انوالو ہے، اس کی پارٹی ان کی حکومت ہے، ایڈمنسٹریشن ان کا کام ہے، پولیس اسسٹنس دینا ان کا کام تھا۔ جب اگر یہ پرامن مارچ جا رہی تھی تو پولیس کا کام یہ تھا کہ سائڈوں پہ کھڑے ہو کے ان کو تحفظ دیتے، اوپن ہم نے دیکھا نہ کہ ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ جو انوسنٹ لوگ تھے ان کی لاشیں گری ہیں۔ تو یہ اگر حالات ہیں تو یہ سپریم کورٹ یہ بھی دیکھے، یہ سپریم کورٹ کا کام ہے کہ اب کیا ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے۔ آئین میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، اور آصف صاحب نے بات کی ہے آئین میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی حکومت میلٹ ڈاؤن ہو رہی ہے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا اس وقت آئینی بحران کا شکار ہو گئے؟ بہت زیادہ دیکھیں نا آئین کدھر ہے جب آپ کی سپریم کورٹ جو ہے اعلیٰ عدلیہ ہے، اگر وہی آئین پہ کام نہ کرے اور آئین کے مطابق فیصلے نہ کرے تو پھر یہ حالات تو دن بدن بڑھیں گے، کم نہیں ہوگا۔ قمر صاحب، زواری صاحب، آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ کیا آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ آئین میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، اور کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ حکومت اور سسٹم ہی میلٹ ڈاؤن ہو گیا ہے؟ جہاں تک جی حکومت کا سوال ہے تو حکومت سے میری تو ایس سچ ابھی تک بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، کیونکہ حکومت کے فیصلوں میں عوام تک بڑا ڈسکنیکٹ ہے حکومت کے ساتھ۔ جتنے بھی فیصلے لیے جا رہے ہیں، اگر آپ دیکھ لیجئے بجٹ تیار کرنے کی بات کی جاتی ہے، خالی فیڈرل کیپٹل میں کسی ایک ایسٹیمیٹ ہے کہ 35,000 گاڑیاں ہیں، کوئی کہتا ہے کہ 90,000 گاڑیاں اس 36 کلومیٹر کی پٹی کے لیے۔ ان گاڑیوں پر ان کی فیول کاسٹ کو تو کم نہیں کیا جاتا، لیکن جی ٹیکس یوں بھی ہوگا اور ڈیفرنٹ ٹیکسز امپوز کیے جاتے ہیں۔ یہ سیاسی لائن آ گئی، بڑا ڈسکنیکٹ ہے۔ آئینی لائن پہ آ جائیں، بڑا کیا ڈسکنیکٹ آئین میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے؟ آئین میلٹ ڈاؤن شاید کبھی بھی نہیں ہوتا جی۔ آئین اور یہ جو آپ ابھی صورتحال دیکھ رہے ہیں، 76 سال کسی بھی قوم کی زندگی میں بہت تھوڑے سال ہیں، بہت تھوڑا عرصہ ہے، تو یہ فرکشن ہوتی ہے۔ اس فرکشن کے نتیجے میں ہمیشہ کہیں نہ کہیں ہم ذمہ داری کس پہ ہے؟ ہارون صاحب نے تو بتایا عدلیہ کے اوپر ہے۔ سب پہ، عدلیہ پہ صرف نہیں ہے جی، میں یہ کہوں گا کہ سب پہ ہے، عوام پہ بھی ہے، حکومت پہ بھی ہے، عدلیہ کے ججوں پہ بھی ہے، جوڈیشل سسٹم۔ اکثر ہم لوگ کلیم کرتے ہیں، کئی جگہ میں نے وکلا سے بھی سنا کہ جی اتنے نمبر پہ پہنچ گیا ہے، تو اکیلا جج سسٹم کو نہیں بناتے، ہم وکیل بھی اس سسٹم کا حصہ ہیں، ہم بھی بناتے ہیں، وکیل وکلا سے ہی تو ججز ریڈر بنتے بھی ہیں، اس سسٹم کا حصہ ہے۔ تو اس لیے یہ خالی یہ بلیم کر دینا کہ وہ جو وہاں بیٹھا ہے تو وہ کر رہا ہے، صرف نہیں، ہم سارے اس میں شامل ہیں جو اس نہج تک ہم لائیں۔ لیکن امید یہ ہے کہ اگر ہم نے اب یہ ریئلائزیشن ہے کہ غلطیاں ہو رہی ہیں تو امید ہے کہ کہیں سے ہم بہتری کا سفر بھی ضرور شروع کر سکیں گے اس ٹکراؤ کے بعد۔ اور ہر ادارے کو استحکام چاہیے۔ انفارچونیٹلی پاکستان کی 76 سالہ ہسٹری میں نہ ایگزیکٹو میں، نہ جوڈیشری میں اور نہ لیجسلیچر میں کہیں بھی استحکام نہیں رہا، اور بہت ساری غیر جمہوری حکومتیں اور غیر جمہوری قوتیں ڈکٹیٹ کرتی رہی ہیں ان فیصلوں کو، جیسے میرے سینئر نے ابھی پوائنٹ آؤٹ بھی کیا، بھٹو صاحب کے جو پھانسی کا فیصلہ،
उनको जो जिसका सजा अब जाके मदावा हो, तो ये ना हो कि अभी जो फैसले किए जा रहे हैं, जो कुछ किए गए पिछले अरसे में, एक सिंबल छीनने वाला जो फैसला, तो वो बहुत जल्दी उनका, क्योंकि पेस ऑफ टाइम तेज हो गया, तो बहुत जल्दी वो अब आ जाए कि जी वो फैसला भी गलत था। और बल्कि आया कि उसी मोजेस बेंच ने, कुछ अरकान ने कहा कि आपने इस सिंबल के फैसले का गलत तौर पर इंटरप्रेट किया, इलेक्शन कमीशन ने उसको, और गलत तौर पर उसको ऊपर अमल दरामद किया। और अगर आप देखिए तो इवन काजी फायज ईसा साहब ने भी ये कहा, और उनकी जजमेंट का जो अभी शॉर्ट नोट है उसमें भी यही है कि वो गलत तौर पर किया गया। और जो जिन 11 जजेस ने ये कहा कि सीट्स मिलनी चाहिए थी पीटीआई को, उनमें काजी फायज ईसा साहब भी शामिल हैं, अगर आप उसको डायसेक्शन करें तो। बहरहाल ये टकराव होता है, लेकिन अल्लाह ताला मुल्क को इस्तेकाम दे और मुल्क में सलामती रखे, तो इंशाअल्लाह ताला हम आगे की तरफ जाएंगे। और इससे उम्मीद है कि हम सबक सीख कर बेहतरी की तरफ कदम उठाएंगे। इदारों को, सब इदारों को अपने अपने सफीर में, जिसको हम सेपरेशन ऑफ पावर्स के नाम से जानते हैं, काम करने दिया जाएगा। अरुण साहब, इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, बल्कि क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर ये बात हो रहा है कि हाई कोर्ट के अंदर जजेस की तैनाती के लिए प्रोसीजर को बदलने की बात की जा रही है। हमारे बहुत सारे सीनियर्स, आपके कुलीग्स, कुछ जूनियर्स इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम देखें तो इस वक्त वो जजेस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, और वो इस वक्त बड़े अहम डिसीजन जो है उनके हाथ में हैं। आप समझते हैं कि ये भी एक दबाव डालने के मुतरादिफ होगा, और क्या ये फैसला दुरुस्त होगा कि उसका प्रोसीजर चेंज कर दिया जाए? अभी जो प्रोसीजर उसमें क्या हिचेज़ हैं, क्या उसमें खामियाँ हैं? देखें ना, पहले जो सिस्टम ऑफ एलिवेशन था वो बिल्कुल सही था, इसलिए कि अल्टीमेट जो पावर्स थी वो प्रेसिडेंट के पास थी, क्योंकि आईनी सरबराह मुल्क का, और उनके पास थी। वो जो भी एलिवेशन आती थी उनमें अगर प्रेसिडेंट ये देखते थे कि ये एलिवेशन के काबिल हैं, या उनकी पूरी वो हिस्ट्री देखी जाती थी, तो उसमें एतराज़ भी आते थे, तो वो डिक्लाइन हो जाता था। अब पावर सारी देगी या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को, और चीफ जस्टिस साहब जो कंसिडर करते हैं, जो कमीशन अपॉइंट करती है जिन जजेस को, उन जजेस की नाम जाते हैं, और उसमें पार्लिमानी कमीशन या प्रेसिडेंट का इख्तियार कोई नहीं है। और अगर 15 दिन के अंदर अंदर पार्लिमानी कमीशन नहीं फैसला करता तो वो प्रेसिडेंट के पास चले जाते हैं। का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। और प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डर करने के ही पाबंद है, अदरवाइज प्रेसिडेंट के पास कोई इख्तियार नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि इस सिस्टम से जो भी एलिवेशंस आई हैं उनमें सिफारिश का अंसर पाया गया है, और जो भी जजेस एलिवेट हुए हैं उनमें अपनी अपनी मर्जी के तहत जजेस को लाया गया है। ये जो अमेंडमेंट हुई थी, मेरे ख्याल में ये नहीं होनी चाहिए, और ये ज़रूर इस अमेंडमेंट को वापस होना चाहिए। जो पुराना सिस्टम ऑफ एलिवेशन था वो बिल्कुल सही था। इसमें बार का कोई ताल्लुक? बार का कोई तलक, बार का एलिवेशन से कोई तलक नहीं होता। अच्छा, इस वक्त जो बहस ये है, आप समझते हैं कि बिल्कुल ठीक है, इसमें जो एलिवेशन का तरीकाकार है उसको चेंज हो जाना चाहिए? डेफिनेटली ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें किसी सिफारिश का आंसर नहीं होना चाहिए, कोई मर्जी के जजेस नहीं होने चाहिए। जो प्रोफेशनल वकला है हमारे पास, इतने ज़्यादा प्रोफेशनल वकला कॉम्पिटेंट लोग हैं, उनको अपॉइंट होना चाहिए। और जब एलिवेशन होती है तो फिर लोगों की डिस्कशन शुरू होती है कि ये किसका बंदा है और वो किसका बंदा है, ये किसने एलिवेट करवाया है। तो ये सारी चीज़ें लोगों के और वकीलों के नॉलेज में हैं कि ये जजेस जो आते हैं, एलिवेशन होती है, ये किस तरह होती है। कमर साहब, आप क्या समझते हैं कि ये एलिवेशन जो है इसको मेरिट पे होनी चाहिए? मेरिट पे किस तरह हम इसका फॉर्मूला बनाया जा सके? ये जो अभी ऑब्जेक्शन है, या वैलिड समझते हैं इसको? बतौर तालिब इल्म कानून के पहले मैं 3 चीज़ें वाजे कर दूं कि अब जो सिस्टम है, जो 2010 में आईनी तरमीम आई, उसके बाद मार्ज़ वजूद में आया, वो 3 कंपोनेंट्स उसके अब हैं। जिस तरह मेरे सीनियर ने कहा कि पहले सदर बड़ा हतमी राय रखता था, अब ऐसे नहीं है। एक कंपोनेंट है जिसको हम जुडिशल कमीशन कहते हैं, और उसमें उस कॉलेजियम में चीफ जस्टिस साहब बैठते हैं, सीनियर जज साहिबान बैठते हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल का एक नुमाइंदा बैठता है, और अगर कंसर्न प्रोविंशियल हाई कोर्ट जो है, से सिंध हाई कोर्ट में एलिवेशन होनी है तो उधर की एक बार काउंसिल के मेंबर बैठते हैं, वहाँ के एडवोकेट जनरल बैठते हैं, लॉ मिनिस्टर बैठते हैं। तो वो एक कंपोजिशन अपनी जगह है। और उसके बाद उनकी रिकमेंडेशंस पार्लियामान में जाती हैं, जिसको सर ने अभी रेफर भी किया, पार्लियामेंट्री कमीशन है, वो कंसिडर करता है, और फिर सदर उन पर सिर्फ मोहर सब्त करते हैं। लेकिन हुआ ये कि जब ये सिस्टम मार्ज़े वजूद में आया, उसके बाद कुछ एलिवेशंस एकदम ऐसे हुई, और मैं नाम लेने में कोई और नहीं समझता, इफ्तिखार हुसैन चौधरी साहब के दौर में, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के दौर में, जिसमें ये लगा कि उनकी चॉइस के लोग कुछ अपॉइंट हुए, और फिर वो चैलेंज हुई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी पार्लियामेंट्री कमीशन का कोई किरदार नहीं है और उनका कोई इनपुट नहीं है, बल्कि जो कुछ जुडिशल कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशंस दे दी,
तो पार्लियामेंट्री कमीशन उनको नहीं देख पाता। इसमें थोड़ा सा रिवर्सल हुआ है इस पॉलिसी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक, खास तौर पर कि जब जनाब बाबर सत्तार साहब की एलिवेशन हुई और इनके साथ जो ब्रदर जज मोहतरम जहांगीरी साहब की एलिवेशन हुई, तो उस टाइम पर इन दोनों जजेस को भी, और उसके बाद जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रफत इम्तियाज साहिबा, इनको भी पार्लियामेंट्री कमीशन ने बाकायदा इंटरव्यू किया, तो थोड़ा सा वो जजमेंट अनडू हुई और पार्लियामेंट्री कमीशन ने भी अपना इनपुट लाजमन लिया। लेकिन जैसे मेरे सीनियर ने बताया और कहा कि आमतौर पर यह है कि जो कुछ जुडिशल कमीशन से फाइनल हो गया, पार्लियामेंट्री कमीशन का किरदार और सदर का किरदार सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस की हद तक रह गया और बड़ा महदूद कर दिया गया उस जजमेंट के बाद। इसमें जो जुडिशरी, जो लोअर जुडिशरी के लिए एक सिलेक्शन होती है और जिसमें जो इम्तिहान जुडिशरी का पास करके जजेस बनते हैं, उनकी रेशो भी कम कर दी गई है। हारून साहब, आप समझते हैं कि पहले एक मुख्तस थी रेशो, जो अब सुपरसीड हो गई है हाई कोर्ट में डायरेक्ट एलिवेशन के हवाले से वकला की जानिब से? नहीं, हाई कोर्ट में एलिवेशन के लिए कोई टेस्ट इंटरव्यू नहीं होते। नहीं, मैं लोअर जुडिशरी से प्रमोशन की बात कर रहा हूं। में वो उनकी एक अपनी परसेंटेज है 40-60 की जी। अगर एलिवेशन में 40, लेकिन वैसा नजर नहीं आता, तो वो फिर जो सीनियर सेशन जजेस होते हैं वो एलिवेट होते हैं और फिर 60% जजेस जो होते हैं वो वकला से लिए जाते हैं। तो वो अभी आपको लगता है कि उस पर मनोवन उस पर अमल हो रहा है, या फिर ये जो वकला को डायरेक्ट हायर करके यानी कि उनको जुडिशरी में लाना, ये उसको सुपरसीड कर दिया? मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो भी एलिवेशंस हो रही हैं उन पे एतराज़ात बाहरों को भी हैं और लोग सारे वकला को ये बिल्कुल ऑब्जेक्शन है कि जिस तरह एलिवेशन हो रही हैं वो कानून और आइन के मुताबिक उन लोगों को किया जा रहा है जो मनपसंद लोग होते हैं, जो प्रोफेशनल और जेन्युइन वकला हैं, जो जिनका एक कैरियर है, उनको एलिवेशन उनकी बहुत कम हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हारून साहब, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ रहे। कमर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन बात वही आती है कि इस अर्ज़ पाक की खातिर जो वतन पे अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, इस वतन की खातिर जो लोग अपना खून पसीना एक कर रहे हैं, हमें इदारों का एहतराम करना चाहिए, हमें मुनसिफाना फैसले करने चाहिए, हमें इस मुल्क का सोचना चाहिए, सियासी वाबस्तियों से बालातर होके हमें इस मुल्क के लिए काम करना चाहिए। मुल्क है तो हम है, मुल्क है तो सियासत है। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के पान।